यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ नीचे, यहाँ मेरी तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, तो शायद मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सोचो तो ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास। वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू यूनिट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस, और आज की यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज यूनिट नंबर 3 फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस, और आज हम इस यूनिट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में, दैट टॉपिक इज ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो इस यूनिट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट में कवर अप किए जाएंगे, वो सब चीजें अभी हम समझते हैं। तो देखो, क्लास 12 का जो सिलेबस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट हुआ है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब हम यूनिट नंबर 3 में अपने सिलेबस को लेकर कहां तक पहुंच चुके हैं, और ये पूरा सिलेबस यूनिट नंबर 1 फर्स्ट डे से किस तरीके से रिलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, याद कर लेते हैं वापस से, कि आपने जो यूनिट नंबर 1 की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस एट रेस्ट। आपने इस यूनिट में पढ़ा था जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ साथ और क्या क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी। तो चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। चार्जेस एट रेस्ट और उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उससे उसका पोटेंशियल भी रिलेट करता है, उसका फ्लक्स भी होता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल भी करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज थी ना जब चार्ज रेस्ट पर होते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट आएगी, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या पढ़ा? करंट, करंट वर्ड का मतलब होता है मोशन, चार्जेस इन मोशन, मूविंग चार्जेस आ गए यहां पर, चार्जेस इन मोशन। और जब चार्ज मोशन में आता है तो उसके साथ और क्या क्या नई चीजें आती हैं, जैसे कि चार्जेस इन मोशन से आपने रिलेट किया था इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट किया था। और यहां पर जो चार्ज मोशन में होता है, क्योंकि मोशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां पर जो चार्जेस इन मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन आपने डिस्कस किया था, याद है ना? चार्ज इन मोशन किस स्पीड से था, वो उस स्पीड का क्या नाम था, उस वेलोसिटी का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल था यहां पर। ओके, तो जब चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं तो वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको करंट कहते हैं, और फिर करंट से बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। करंट के काफी सारे इफेक्ट्स हैं, जिनमें से कुछ इफेक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है जिसके पास रेजिस्टेंस है तो वहां पर हीट डेवलप होती है, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और इसके अलावा आप केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी जानते तो हैं। आप कहोगे नहीं सर अभी तक तो, आज तक तो नहीं सुना है। नहीं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आप जानते तो हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि आप सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगर आपने पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी तो पानी के पार्ट्स हो जाते हैं, हाइड्रोजन में अलग हो जाता है, वो ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, कि अगर करंट को किसी केमिकल से पास कराया जाए तो उस केमिकल में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, कुछ नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस है। और एक और इफेक्ट है करंट का, एंड दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एंड दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है ये आप अब अलग से बिल्कुल अपने सिलेबस के 3rd यूनिट में स्टार्ट कर रहे हो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का मतलब क्या है?
करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये इसका मीनिंग है। मींस यहां पर हम एक लिंक समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ लिंक होता है, वो लिंक हम इस चैप्टर में समझेंगे। देखो अब से पहले जब तक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट सामने नहीं आए थे, उससे पहले क्या समझा जाता था? उससे पहले समझा जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट से आता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट ड्यू टू अ मैग्नेट ओनली। मैग्नेट जैसे एक बार मैग्नेट होता है जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जिसके पास एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड बस इसी मैग्नेट से आ सकता है, ओके। और ये मैग्नेट अपने आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट करके रखता है, जैसे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे ही मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये मैग्नेट अपने आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट करके रखता है, मान लीजिए पूरा इसका मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, कि अगर इस रीजन में कोई आयरन का पीस आ गया तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अगर ये आयरन का पीस इस रीजन से बाहर है तो फिर ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। तो ये चीज मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है कि वो कहां तक एक आयरन के चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब तक ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सामने नहीं आया था लोगों के, उससे पहले सब यही समझते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ एक मैग्नेट की हेल्प से आ सकता है, मैग्नेट के आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन जब ये इफेक्ट सामने आया तो लोगों को समझ आया कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट से ही नहीं बल्कि करंट से भी आ सकता है। और करंट कहां होता है? करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्सेस हैं, एक तो खुद मैग्नेट जिसे आप नेचुरल मैग्नेट भी कह सकते हो, जैसे लोड स्टोन वगैरह जो अर्थ की क्रस्ट में से निकलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्सेस हैं, एक तो खुद मैग्नेट और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो दूसरा है ये हमें डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर में कि किस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और ये चीज समझाने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड, क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, एक डेनमार्क का रहने वाला साइंटिस्ट रहा होगा, जिसने 1820 में सबसे पहले 1820 में, अब से लगभग 204 साल पहले सबसे पहले इसने लोगों को बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इससे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी आ जाता है। और किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, उस पूरी एक्सप्लेनेशन को हम बोलते हैं ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे ऑर्स्टेड ने लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास। तो क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास, शायद बहुत से बच्चों ने इससे पहले देखा हो और कुछ बच्चों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले आपको मैग्नेटिक नीडल क्या होता है या मैग्नेटिक कंपास क्या होता है ये समझाऊंगा। अभी इसको रख करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड यूनिट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल क्या होता है। मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास भी कह सकते हैं। आपको पता होगा कि जब हम सी में, समुद्र में जाते हैं शिप्स में बैठ के, और पुराने टाइम में तो यही होता था कि समुद्र में जाने के बाद डायरेक्शन का नहीं पता चलता ना, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। सारी डायरेक्शंस एक जैसी लगती हैं, ऊपर भी नीला आसमान, नीचे भी नीला पानी, तो कैसे डायरेक्शन का पता करें? तो ऐसे में डायरेक्शन पता करने के लिए सेलर्स अपने शिप्स पर मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल लेकर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी बार मैग्नेट हो या मैग्नेटिक नीडल हो। चलो बार मैग्नेट से मैं आपको बताता हूँ, अपने क्लास में पढ़ा भी था, या नया नहीं आपके लिए। सपोज इट इज अ बार मैग्नेट और मैंने इस बार मैग्नेट को ऐसे यहाँ से धागा बांधा इसके बीच में और इसको लटका दिया, मतलब फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जब मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड करा और इसको छोड़ दिया इसके हाल पर, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है ना, और ये रोटेट करने के बाद उस डायरेक्शन में जाकर रुकता है जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वाली लाइन का होता है। मान लो ये ऐसे होता है,
तो ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वाली लाइन का होगा, नॉर्थ साउथ वाली। मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ होता है और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ की तरफ होता है। इस तरीके से अपने आप को अलाइन करता है। क्यों अलाइन करता है? क्योंकि अर्थ का खुद कभी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। तो ये बार मैग्नेट अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन करेगा जिस डायरेक्शन में इसके आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला टॉर्क इस पे जीरो इफेक्ट डालेगा, वहां जाकर अपने आप को अलाइन करेगा। तो क्योंकि अर्थ का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ, इसलिए नॉर्थ साउथ वाली लाइन नहीं अलाइन होता है हमेशा। जैसा एक बार मैग्नेट होता है वैसे ही एक मैग्नेटिक निडल होती है। मैग्नेटिक निडल को हम कैसे सस्पेंड करते हैं? देखो, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने के लिए आपने इसको बीच में से धागा बांधा और लटका दिया। मैग्नेटिक निडल क्या है? एक बहुत छोटा सा बार मैग्नेट ही है। उसका भी एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक एंड साउथ पोल होता है, लेकिन इसका वेट बहुत कम होता है और इसको फ्रीली सस्पेंड करने के लिए ऐसे नीचे से सपोर्ट किया जाएगा, यहां से ऐसे। नाउ इट कैन रोटेट लाइक दिस। अब ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ठीक है? नीचे से ऐसे सस्पेंड किया तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रख दूं तो इट कैन रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैग्नेटिक निडल क्या है? मैग्नेटिक निडल एक छोटा सा बार मैग्नेट है। जिधर एरो मार्क किया है समझ जाओ उधर नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड पर साउथ पोल है और यहां से इसको ऐसे सपोर्ट करके रखते हैं। दिस इज अ मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास। सिंपल। इसको हम एक बॉक्स में रखेंगे तो बॉक्स कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। जैसे एक घड़ी होती है ना, और घड़ी में घड़ी की सुइयां घूमती है, बिल्कुल वैसे ही बॉक्स इसका भी है, सर्कुलर सा बॉक्स होगा, उसके अंदर इसको रखते हैं सो दैट ये स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह से डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि बहुत हल्की है। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आसपास तेज हवा चल रही है उसका डिस्टर्बेंस इसको ना हो। दैट इज व्हाई इट इज एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। ऊपर से ग्लास लगा होता है, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे हमारी घड़ी होती है, ऊपर से ग्लास लगा होता है जिसके थ्रू आप घड़ी की सुइयों को देख सकते हैं, वैसे इसको भी देख सकते हैं। ठीक? तो प्रॉपर्टीज की याद रखना कि एक मैग्नेटिक निडल हमेशा उस डायरेक्शन में रहती है जिस डायरेक्शन में इसके आसपास वाला मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है? और अगर इसके आसपास कुछ नहीं है तो इट विल ऑलवेज अलाइन अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अर्थ का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में हमेशा अपने आप को अलाइन करके रखेंगे। तो अगर अभी इसके आसपास कुछ नहीं है मतलब कोई करंट कैरिंग एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो इधर अर्थ का नॉर्थ होगा और इधर अर्थ का साउथ होगा। ओके? ये अभी इस पोजीशन पर रेस्ट करेंगे। तो ये मैग्नेटिक निडल होता है और इसका कैसे फंक्शन रहता है ये मैंने आपको बताया। अब स्टार्ट करते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट का पूरा नाम था क्रिश्चियन ऑस्टेड। Oersted experiment is the topic which we are starting now. Oersted experiment. Year 1820 में, मतलब लगभग अब से 204 साल पहले, बहुत पुरानी बात भी नहीं है और बिल्कुल नई भी नहीं है। 204 साल पहले इस साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। और कैसे उसने प्रूव किया? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में आ जाए उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट का एक एक स्टेप समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक एक स्टेप दूंगा इस एक्सपेरिमेंट का, थोड़ा टाइम लगेगा लेक्चर में, लेकिन आपको ये एक एक स्टेप समझना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। तो ऑस्टेड ने क्या करा? ऑस्टेड ने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टिंग वायर लिया। ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कराया जा सकता है, अभी नहीं है करंट, है ना? और इस वायर को उसने नॉर्थ साउथ वाली लाइन पर रख दिया। सपोज वी आर हैविंग अ वायर, सपोज ये एक वायर है, दिस इज अ वायर, और इस वायर को ऑस्टेड ने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है। अभी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, लेकिन ये वायर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है। इधर नॉर्थ है, मान लो इधर साउथ है। ओके? इस वायर के ठीक नीचे उसने एक मैग्नेटिक निडल को भी रखा। और मैग्नेटिक निडल हमेशा किधर रहती है?
नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक नीडल, अगर ये एक वायर है नॉर्थ साउथ वाली लाइन पे और ये नीचे मैग्नेटिक नीडल है, तो मैग्नेटिक नीडल क्योंकि इसके आसपास तो भी कुछ है नहीं तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनी हुई है, एंड दिस इज द वायर। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप उसका क्या था कि देयर इज नो करंट इन द वायर, वायर में कोई भी करंट नहीं है। तो वायर में अगर कोई करंट नहीं है तो इस नीडल में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये उसने ऑब्जर्व किया। तो मैं आपको ये सारे ऑब्जर्वेशंस यहां पर दूंगा, जो जो भी वो ऑब्जर्व करता गया वो सारे ऑब्जर्वेशंस एक एक स्टेप के साथ यहाँ पर हम लिखेंगे और बाद में आपको अपने नोट्स में कॉपी कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा रहेगा स्टेप 1, स्टेप लिखेंगे यहाँ पर। देन वी विल रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम क्या कंक्लूजन आया वो भी लिखेंगे, कंक्लूजन। तो फर्स्ट स्टेप, नो करंट इन गिवन वायर, ये पहला स्टेप है। और क्या ऑब्जर्व किया, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, नो डिफ्लेक्शन। फिर आया हमारा दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करा ऑस्टेड ने, उसने इस वायर में करंट फ्लो करवा दिया एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट वाज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऐसे एक करंट फ्लो करा दिया आई, करंट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया। और जैसे ही करंट आया मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड हुआ है। अब मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हुई, सपोज दिस इज अ वायर जिसमें साउथ टू नॉर्थ करंट गया, नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी है, तो मैग्नेटिक नीडल वाज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। ये मैग्नेटिक नीडल है ना, ये भी तो साउथ टू नॉर्थ वाले डायरेक्शन में ही थी, लेकिन ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। इट वाज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो इधर वेस्ट होगा इधर ईस्ट होगा। ठीक है, तो ये निडल अब ऐसे नहीं रही, पहले निडल ऐसे थी ना, इस लाइन पर थी, तो दिस निडल वाज फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, वेस्ट की तरफ मूव हो गई। ये निडल है, ये ऐसे हो गई वेस्ट की तरफ, दिस इज द निडल, ये ऐसे वेस्ट की तरफ हो गई है ना। ये वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, तो ये ऐसे हो गई वेस्ट की तरफ। जैसे ही ऊपर से करंट गया वायर में तो निडल वाज फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो जैसे ही निडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक निडल है और ये तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड आए, और ये डिफ्लेक्ट कब हुई, जब यहां करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से ऑस्टेड ने ये कंक्लूड किया कि 100% इसके डिफ्लेक्ट होने की वजह यही हो सकती है कि करंट के आने की वजह से यहां आसपास मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो यहां से उसने क्या कंक्लूड कर लिया, इन दोनों से, कि भाई जब करंट फ्लो नहीं करता वायर में तब तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, और जैसे ही करंट आया तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया टुवर्ड्स वेस्ट, ये भी लिख लो टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां से कंक्लूजन आ गया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तभी तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, उसके बाद इसने और कुछ चेंजेस भी किए इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि जो ये करंट फ्लो कर रहा है उसने इस करंट को इंक्रीज कर दिया। थर्ड स्टेप, करंट इंक्रीज कर दिया। जैसे ही करंट इंक्रीज करा तो ही ऑब्जर्व दैट
जो डिफ्लेक्शन हुआ है ये डिफ्लेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले जितनी ये निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी उससे भी ज्यादा डिफ्लेक्ट करने लग गई है। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, नीचे एक मैग्नेटिक निडल रखी है। पहले मान लो मैंने 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो डिफ्लेक्शन इतना हुआ, फिर मैंने करंट को 2 एम्पियर से डबल कर दिया, 4 एम्पियर कर दिया, तो 2 एम्पियर पे अगर इतना डिफ्लेक्शन था तो करंट को इंक्रीज करते ही डिफ्लेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन है ना, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ ही आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि अब मैग्नेटिक निडल पहले से भी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब करंट के इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है। दिस इज द कंक्लूजन। तो कितने कंक्लूजन हो गए, 2। पहला कंक्लूजन कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा कंक्लूजन, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की वैल्यू को बढ़ा दो, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो। नाउ द थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप, सॉरी फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ। अब इसके बाद उसने क्या करा, इसके बाद ओस्टेड ने जो करंट फ्लो कर रहा है इसके डायरेक्शन को कर दिया रिवर्स। अभी तक तो करंट फ्लो कर रहा था साउथ टू नॉर्थ, अब उसने करंट के डायरेक्शन को कर दिया नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन कर दिया रिवर्स। जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स किया तो ही ऑब्जर्व दैट ये जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन अभी तक वेस्ट की तरफ हो रहा था, इसका डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। अब ये डिफ्लेक्ट कर रही है ईस्ट की तरफ। ये करंट कैरिंग वायर है, साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, नीचे मैग्नेटिक निडल रखी है, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई वेस्ट की तरफ। जैसे ही उसने इस करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन पलट दिया, चेंज नहीं बोला मैंने बोला रिवर्स कर दिया। मतलब पहले क्या था करंट कैरिंग वायर में डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, अब उसने क्या कर दिया नॉर्थ टू साउथ कर दिया करंट का डायरेक्शन। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हुआ वैसे ही डिफ्लेक्शन भी टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। पहले वेस्ट की तरफ था, अब ईस्ट की तरफ हो गया, लाइक दिस। इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। अब डिफ्लेक्शन किधर हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया। तो यहां से क्या कंक्लूड किया जा सकता है, यहां से वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है। और यहां से आप ये भी कहेंगे फिर कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है। वो मैग्नेटिक निडल खुद दिखा रही है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड शायद उधर की तरफ था, वेस्ट की तरफ, अब इधर की तरफ है, तभी तो मैग्नेटिक निडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। यहां से ये सब चीजें हमने कंक्लूड कर दी हैं। अब आगे एक्सपेरिमेंट यहां खत्म नहीं हुआ, आगे भी ये एक्सपेरिमेंट है, 5वां स्टेप। 5th स्टेप में उसने क्या कहा, चलो 5th स्टेप में चलो करंट का डायरेक्शन को वापस कर देते हैं, वही जो था करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ कर देते हैं, तो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन भी वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन वाला डायरेक्शन आ गया। करंट वैसे ही कर लिया मैंने जैसे साउथ टू नॉर्थ था। अब यहां इस पॉइंट पर ऑस्टेड ने एक चीज, ऑस्टेड ने ये वायर मैग्नेटिक निडल से थोड़ा दूर ले गया, या ऐसे भी कह लो कि मैग्नेटिक निडल को वायर से थोड़ा दूर ले गया। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक निडल को, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर, साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, डिफ्लेक्शन नीचे मैग्नेटिक निडल का हुआ पड़ा है इधर वेस्ट की तरफ। जैसे ही मैग्नेटिक निडल को दूर लेकर जाते हैं लाइक दिस, तो ध्यान से देखोगे अभी वेस्ट की तरफ जो डिफ्लेक्शन है, दूर जाने पर ये डिफ्लेक्शन कम 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 और बहुत दूर जाने पर जीरो हो जाता है। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक निडल को दूर लेकर गया,
मान लो मैग्नेटिक नीडल यहां आ गई, तो अभी जितना डिफ्लेक्शन यहां शो हो रहा है उससे कम डिफ्लेक्शन आया यहां पर, और अगर ये नीडल बहुत दूर निकल जाती है तो डिफ्लेक्शन भी ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। तो इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कम होता जा रहा है। अगर डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वायर से जितना ज्यादा दूर जाओगे r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस ज्यादा हो गया, r1 कम है r2 ज्यादा है, वायर से जितना दूर जाओगे, वायर मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होता चला जाता है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का एक आइडिया लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है शायद। ओके, एक आइडिया क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। करंट को आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, करंट को कम करा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई। और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो एक ये वाला स्टेप हो गया। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन कम हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही कम हुआ होगा। एंड लास्ट में भी एक चीज उसने ऑब्जर्व की। कैसे ऑब्जर्व की देखो, अब लास्ट में क्या करा, अब लास्ट में उसने इस मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग जगह पर रख के देखा, मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग पॉइंट्स पर रखकर देखा। ये करंट कैरिंग वायर साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक नीडल को नीचे रखा तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो रहा है, और यही मैग्नेटिक नीडल अगर ऊपर ले आया तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो रहा है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शंस में है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे रखी हुई है तो नीचे वाले पॉइंट्स पर वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले पॉइंट्स पर शायद वेस्ट की तरफ है। ऊपर ले आए तो ऊपर लाने पर मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो गया। इट मींस यहां ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर वो आपकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है। यहां लाकर रखा तो मैग्नेटिक नीडल यहां पर लाकर रखा तो वो डिफ्लेक्ट ऐसे कर रही, तो मतलब यहां वाले पॉइंट पर ये वायर है, यहां वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, और यहां रखा मेरी तरफ तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो ऐसे ऊपर की तरफ हो गया। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो थोड़ा सा इसको रिलेट करें, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां नीचे, यहां मेरी तरफ, यहां ऊपर की तरफ, तो शायद मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सोचो तो ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास। तो यहां से उसने एक चीज और ऑब्जर्व की, 6th पॉइंट पर क्या स्टेप है, मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड एट different points around the current carrying conductor। मैग्नेटिक नीडल को अगर ऊपर रखा like this, ऊपर रखा तो ऊपर वाले पॉइंट पर रखने के बाद यही मैग्नेटिक नीडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, जो नीचे रखने पर वेस्ट की तरफ करती है, ऊपर रखने पर ईस्ट की तरफ करती है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या है, deflection of needle is along different directions at different points, at different points। तो यहां से आप कह सकते हो, यहां से कंक्लूड कर लिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होता है।
नीचे डायरेक्शन मेरी तरफ है, ऊपर वाले पॉइंट पर डायरेक्शन आपकी तरफ है। यहाँ कोई पॉइंट है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और यहाँ कोई पॉइंट है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और इन सब चीजों को कंक्लूड करके हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास होगा वो सर्कुलर लाइंस में होगा। सर्कुलर लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल वैसा ही टॉपिक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने पढ़ा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न रिप्रेजेंट करते हो, तो वैसे ही इस चैप्टर में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो यहाँ पर हमारे समझ में आ रहा है कि इस कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कुलर होगी, सर्कुलर। तो स्ट्रेट कंडक्टर विल हैव सर्कुलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, और उन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर होगा वो सेंटर खुद इस वायर पे ही होगा। दैट सेंटर विल लाई एट द वायर ओनली। तो अभी यहां पर हम क्या करेंगे, अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये पूरा का पूरा टेबल कॉपी कर लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर कंक्लूजन्स भी मेंशन कर देता हूं और आप कंक्लूजन्स के साथ ही इसको कॉपी करेंगे। तो बच्चों मैंने पूरे कंक्लूजन्स भी लिख दिए हैं। आपको यहाँ पर ये वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा कंक्लूजन ये टेबल कॉपी कर लेना है और इस ऑक्सफोर्ड एक्सपेरिमेंट की एक एक बात को याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो ये भी है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन करंट या डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन करंट, है ना। और एक ये वाला कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और अगर आप करंट के डायरेक्शन को पलट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे तक काम आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप इसको कॉपी कीजिए। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया है और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने किस तरीके से हमें इन चीजों को समझाया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन है, एक लिंक है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी मींस अ करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिज्म मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। वो चीज यहाँ पर ऑस्टेड ने समझा दी लोगों को कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट से नहीं आता, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे थोड़ी। Suppose this is a straight current carrying conductor, वही करंट कैरिंग कंडक्टर जो ऑस्टेड ने लिया, वही करंट कैरिंग कंडक्टर। इतना समझ में आ चुका है कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है वो सर्कुलर है। अगर मुझे किसी एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा वो समझना है यहाँ पर मुझे, ठीक है। तो सपोज एक प्लेन ले लिया जाए लाइक दिस, a plane perpendicular to the direction of the current। ये एक प्लेन बना लेते हैं, ये एक प्लेन है जिसके थ्रू एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे निकल के जाता है। इसको ऐसा समझ लो कि सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर और ये इस प्लेन के थ्रू ऐसे जा रहा है। ये मेरा जो पाम है, हथेली है, ये प्लेन है ना। और ऐसे कंडक्टर जा रहा है करंट लेके। मुझे इस प्लेन पे डायरेक्शन मार्क करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से अगर थोड़े से दूर डिस्टेंस पर मैं जाऊं तो इस वायर को सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, सर्कुलर पैटर्न की है। आप सर्कल बना दो, ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। और थोड़ा दूर जाना चाहते हो तो उससे बड़ी रेडियस का सर्कल बना दो। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको आप ऐसे समझेंगे, सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक प्लेन है जिसके थ्रू ये जा रहा है ना। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, इस वायर के चारों ओर एक सर्कल की फॉर्म में होगी लाइक दिस, ऐसे।
नाउ हाउ आई विल मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस सर्कल, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी तो चेक करना है। यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मार्क करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा या ये होगा, विच वन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर आप इमेजिन करें कि आपने करंट कैरिंग वायर को अपने सीधे हाथ से इस तरह से पकड़ा है कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर कर्लिंग, इसको पकड़ने के लिए अब जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमेगी। Then the direction of the curling fingers will give you the direction of the magnetic field around this straight current carrying wire. This is the right hand thumb rule. तो right hand thumb rule अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, सपोज ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इमेजिन कर लें कि हमने इस कंडक्टर को अपने सीधे हाथ से पकड़ा है, then the direction of the curling fingers, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर गई वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इमेजिन करूं मैंने इस थंब इसको ऐसे पकड़ा है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो फिंगर्स जैसे कर्ल कर रही हैं वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक वायर है और इस वायर का डायरेक्शन करंट का अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में थंब जैसे थम्स अप होता है ना थंब, और अब जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूमेंगी मेरे सीधे हाथ की उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं लाइक दिस, करंट आपकी तरफ है, थंब आपकी तरफ, अब उंगलियां कैसे घूम रही हैं इसको पकड़ने के लिए, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, नाउ थंब इधर जिधर करंट का डायरेक्शन है, अब मैंने इसको इमेजिन करा कि मैंने पकड़, भाई सच्ची मुच्ची में पकड़ लेना शॉक लग जाएगा। ठीक है, इमेजिन कर लिया कि मैंने इसको पकड़ा राइट हैंड से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी इसको पकड़ने के लिए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, सबका सेंटर वायर पे ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब एक स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा जरूरी तो नहीं कि बस मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रेट वायर का बस यही होगा, इस जगह पर एक सर्कल बना दिया, कोई करंट यहां पर भी है तो यहां पर भी सर्कल बनेगा, यहां पर भी है तो यहां पर भी सर्कल बनेगा। अगर इन सारे सर्कल्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? सिलेंडर जैसा शेप मिल जाएगा ना। इट इज लाइक दिस, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां बनाई, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया r, यहां बनाई, r डिस्टेंस पर यहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे, यहां पर भी होगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे। अब अगर आप इन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्वाइन करोगे तो आप ध्यान से देखो कैसा फिगर बनता जा रहा है, सिलेंडर जैसा फिगर बन गया। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को ये कहा गया है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, अगर आप इससे ज्यादा बड़ा डिस्टेंस लोगे, इससे ज्यादा, तो एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी सर्कुलर, यहां पर भी बनेगी, यहां पर भी बनेगी, इनको ज्वाइन करोगे तो और ज्यादा वाइडर और ज्यादा चौड़ा सिलेंडर बनेगा, लेकिन बनेगा सिलेंडर। ठीक, और ये सारे सर्कल्स अगर एक ही प्लेन वाले सर्कल्स देखो, ये एक प्लेन में सर्कल है तो ये सारे सर्कल कैसे होते हैं? प्लेनर, concentric, having the center at the wire only, having the center at the wire only। तो ये जितने भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हो, इन सर्कल का जो प्लेन है वो प्लेन करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है बच्चों। वो प्लेन जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, अपवर्ड जा रहा है। अब देखो ये जो प्लेन है, ये प्लेन जिस पर ये सर्कल वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बनाया हुआ है ना, ये सर्कल वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये प्लेन जो है सर्कल का जो प्लेन बन गया, अब ये प्लेन करंट के डायरेक्शन से, यहां पर देखो करंट के डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट दिस पॉइंट। करंट का डायरेक्शन कहीं वो ऊपर या नीचे जाके नहीं देखना,
इसी जगह पर देखो, जिस जगह पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है उसी जगह पर करंट का डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके प्लेन से 90 डिग्री पर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अब मैंने आपको इस लेक्चर के खत्म होते होते राइट हैंड थंब रूल समझा दिया, उसका डायग्राम भी शो कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल किस तरीके से यूज किया जा सकता है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी बता दिया। लेकिन राइट हैंड थंब रूल का इस चैप्टर में बहुत यूसेज है, अभी आपको मैंने सिर्फ ये एक ही यूज बताया, ठीक है। और स्ट्रेट वायर से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्लेन है वो करंट के डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होता है। ये सब चीजें जो अभी अभी आपके साथ डिस्कस की गई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करो। और ये सीधा हाथ जो मैंने आज आपको राइट हैंड रूल बताया ये आपको खुद चलाकर देखना पड़ेगा। जब तक मैं करता रहूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ साथ आप भी करो। एक पेन ले लो हाथ में, उसको समझो, पेन को ऐसा समझो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपवर्ड करंट जा रहा है, इसको पकड़ के देखो कि किस तरीके से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देन ओनली यू विल रियलाइज। मैंने आपको आज इस लेक्चर में बोला था कि भाई इस चैप्टर में डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जब मैं डायरेक्शंस समझाऊंगा तो डायरेक्शंस बोर्ड के प्लेन सरफेस पे समझ में नहीं आएंगे, वो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, वो यहाँ चलेंगे। डायरेक्शन मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस की जरूरत है इन डायरेक्शंस को समझने के लिए। तो ये चैप्टर बोर्ड पे तो लिखा जाएगा लेकिन समझा यहाँ जाएगा इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, इस बात को ध्यान रखना। आगे चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है, मुझे ये चैप्टर पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें चीजें 3 डायमेंशनली चलेंगी। अब आगे असली फिजिक्स यहाँ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स में इन वीडियोस की हेल्प से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है ना, तो आप अपना प्यार मुझे दिखाओ, इन वीडियोस को लाइक करो और एक आपका और जो मेरा चैनल फिजिक्स सीखो है इसको सब्सक्राइब करो और अपने और भी फ्रेंड्स को बताओ कि हाँ यहाँ से आप क्लास 12 के फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो और अपने बोर्ड के एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड के एग्जाम का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस चैनल फिजिक्स सीखो का, और सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी तैयारी है कि 31 दिसंबर से पहले हम इस सिलेबस को कंप्लीट भी कर लें, उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली चीजों को बिल्कुल भी मिस ना होने दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।